अगत तंत्र के 3 तज्ञ विद्वान प्रोफेसर विष्णु पी जोगलेकर सर, रिटायर्ड प्रोफेसर अगत तंत्र, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे, प्रोफेसर श्रीकांत आर इंचुलकर सर, एचओडी अगत तंत्र, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़, एवं डॉक्टर गोपी कृष्णा एस, एसोसिएट प्रोफेसर अगत तंत्र, वीपीएसबी आयुर्वेद कॉलेज कोट्टकल, आप तीनों का आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश इकाई के आयोजन सचिव एवं महासचिव के नाते इस मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश इकाई एवं आरोग्य मित्र समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक रविवार को विषयवार आयोजित होने वाले इस वेब कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए अगत तंत्र विषय के प्राध्यापक बंधु जो देश के अनेक प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, अनेक महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, पीजी स्कॉलर्स एवं अन्य सभी का मैं इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। भारतीय परंपरा के अनुसार इस कार्यक्रम के प्रारंभ में अपने इष्ट देव भगवान धन्वंतरी की वंदना और उनका स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। मैं धन्वंतरी वंदना के लिए डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी से निवेदन करूंगा कि धन्वंतरी वंदना के साथ इस कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत करें। डॉक्टर पीयूष जुनेजा। धन्वंतरी की वंदना के उपरांत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ सूचनाएं आपके समक्ष रखनी है। इनमें से एक सूचना सर्टिफिकेट से संबंधित है। मैं चाहूँ फॉर all these participation which you all have shown, तो आयुर्वेद टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश यूनिट और आरोग्य मित्र समिति कि आप एक अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ ही साथ इस अगत तंत्र विषय के वेब कॉन्फ्रेंस में विषय प्रवेश हेतु हमारे समक्ष उपस्थित हो। डॉक्टर रवि कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार, जय आयुर्वेद। आज हमारे बीच में मौजूद सभी तज्ञ विद्वान जो इस विषय के पारंगत हमारे विद्वानगण हैं, प्रोफेसर विष्णु आर जोगलेकर सर जी और प्रोफेसर श्रीकांत आर इंचुलकर जी और डॉक्टर गोपी कृष्ण जी। निश्चित रूप से अगत तंत्र विषय हमारे अष्टांग आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में आदिकाल से हमारी संहिताओं में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में आज की प्रासंगिकता में इसकी उपयोगिता काफी हद तक बहुत ही नगण्य सी है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम लोग इसको और भी क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा हम लोगों के बीच में चिंतन का विषय हमेशा रहता है। और निश्चित रूप से आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद में दृष्टा के रूप में अष्टांग संग्रह में इसका संदर्भित है। इसी तरह विषगर वैरोधिक ऐसा प्रशमन ऐसी शब्दावली का प्रयोग आचार्य चरक ने किया है। और जांगुली के रूप में कौटिल्य शास्त्र जो कि हमारे मूलतः शास्त्रों में से एक शास्त्र है, उसमें जांगुली के रूप में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। अर्थात जंगल को जानने वाला, जो शाब्दिक अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए, या जंगल, क्योंकि पौराणिक काल में जंगल जन जीवन हमारे जीवन का हिस्सा था। तो उसमें अगत तंत्र की जो आदिकाल जो सुश्रुत द्वारा बहुत सुंदर जो परिभाषाएं परिलक्षित की गई है, अगत तंत्रम साम सर्पकाट नाम सर्प कीट लूता मुस्कादि दुष्ट व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थ च। तो आदिकाल में से ही बहुत ही एलोबरेट तरीके से अगत तंत्र विषय जो आज के सिनेरियो में टॉक्सिकोलॉजी, विधि वैद्यक और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की संज्ञा के अंदर से इसको लाया जाता है। ये विषय पौराणिक होने के साथ साथ आदि हमारे वेदों में संदर्भित है। विश्व की संज्ञाओं के बहुत से
चर्चाएं हैं हमें संहिताओं में। अब महाभारत में इसका संदर्भ महर्षि कश्यप और महर्षि नालंदा के बीच में संवाद का भी संभाषा हुई, इसका भी संदर्भ है। और चरक संहिता के चरक चिकित्सा अध्याय 23 में इसका बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया है। खासकर सुश्रुत संहिता में अधिकल्प 8 अध्याय में इसका बहुत ही इलोबरेटरी तरीके से डिस्क्रिप्शन किया गया है। वाग्भट ने भी अपने संग्रह और में उत्तर अध्याय में इसका विमान स्थान में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। यहाँ पे हम आज के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने के लिए रिलेवेंस को स्थापित करने के लिए खासकर गर्विश और दूषी विष, मैं बहुत ज्यादा इलोबरेट नहीं कर रहा हूँ कि हमारे बीच में बहुत ही तज्ञ विद्वान है, और मैं इस विषय को इसलिए हम लोगों ने चिंतन किया कि आज की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमारे इर्द गिर्द जो है गर्विश और दूषी विष की बहुतायतता है, क्योंकि आज के आधुनिक काल में सर्प बिच्छू जैसे परिवेश शहर और वायुमंडल में उपलब्धता इनकी नगण्य सी हो गई है। तो इसकी विषाक्तता का जितना ज्यादा इम्पैक्ट पौराणिक समय में था, पुरातन समय में था, आज के समय में हमारे सामने जो गर्विश और दूषी विष, खासकर दूषी विष जो हमारे कोलैबोरेट किया जाए, अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इंडस्ट्रियल जितने केमिकल माइंस वगैरह डेवलपमेंट्स हुए हैं, आर्सेनिक लेड वगैरह ऐसे माइंस हैं या ऐसे तत्व हैं, इनके सराउंडिंग्स में रहने वाले और भी बहुत से रीजंस बन रहे हैं खास। और इसी तरह गर्विश की अगर हम समतुल्यता करते हैं कहीं ना कहीं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जीवन में हमारा बहुत ही ज्यादा इन गर्विश से इम्पैक्ट है। फिनॉल है, सोप्स हैं, मटेरियल्स हैं, पॉलिश हैं, शूज पॉलिश हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड्स हैं, और चूहे मारने की और मच्छरों की ऑल आउट्स वगैरह, जंक फूड है, कॉस्मेटिक जैसे नेल पॉलिश है, लिपस्टिक्स हैं, डिओडेंट है, परफ्यूम, ऐसे अनगिनत चीजें जो हमारे जीवन में इस तरह से शामिल हो चुकी हैं और रोजमर्रा की चीजों में शामिल होती चली जा रही हैं धीरे धीरे, और इसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर बहुत से इम्पैक्ट पड़ते हैं जो निश्चित रूप से हमारे शारीरिक दोष में को सामान्य करते हैं। ये भी एक बहुत ही चिंतन का विषय, और बहुत से अगध का वर्णन हमारे शास्त्रोक्त में किया गया है, लेकिन आज के समय में हम लोग प्रासंगिक रूप से इसका बहुत ज्यादा प्रयोग अभी सामान्य जीवन में उपयोग में नहीं ला पाए हैं। ये कुछ ऐसे चिंतन के विषय हैं जिसपे बहुत काम करने की आवश्यकता है और बहुत से जगह पे ऐसे काम हो भी रहे हैं, लेकिन आज भी हम सभी खासकर अगध तंत्र को विषय को जानने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों का ये चिंतन निश्चित रूप से है कि हमें इसको थोड़ा सा और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, शासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जो विषय हम लोगों ने लिया है CCIM की जो ड्राफ्ट कमेटी में जो हमारा विषय को लेके आया है, इसका क्लिनिकल अप्रोच पूरा नहीं है, इसको लेके चिंतन करने की जरूरत। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करूंगा, लेकिन इस चिंतन को आगे आप लोगों के ऊपर छोड़ते हुए, बढ़ाते हुए, और आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इसका जो भी स्वरूप निर्धारण हो आपके मन मस्तिष्क में, वो निश्चित चैट बॉक्स में डाल। रहमान जी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड HOD गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर, डॉक्टर सहवाल मिश्रा, लेक्चरर अगध तंत्र गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर, और डॉक्टर बसंत कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अगध तंत्र वीणा वादनी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भोपाल। आप तीनों ने काफी प्रयास किया है, काफी इस विषय में चर्चा करके इस विषय को आगे ले आए हैं। साथ में आज हमारे बीच मॉडरेटर के रूप में जो कार्य करेंगे डॉक्टर नितिन उर्मलिया जी। मैं एक छोटा सा शब्द यूज करना चाहूंगा, छोटा पैक बड़ा धमाका। आप मुझे जहां तक मालूम है आपके लगभग 85 से ज्यादा शोध प्रबंध पब्लिश हो चुके हैं। आप 12 से ज्यादा पुस्तकों को अगध तंत्र व अन्य विषयों में भी आपके 12 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही साथ आप जो हैं आपको कई सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप लेक्चरर और HOD के पद पे कार्यरत हैं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में। तो अब यहाँ से मैं इस कार्यक्रम को आगे ले आने के लिए आज के मॉडरेटर डॉक्टर नितिन उर्मलिया जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर नितिन उर्मलिया। Thanks a lot to Dr. Lokesh sir
I'm very thankful to all of organizing team for giving me opportunity this type of as a moderator in this web conference. So here I will start our session with, firstly I will say good afternoon to all of you. डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप 2 आईडी से जुड़े हुए हैं, इसके कारण आवाज जो है वो टकरा रही है। आप यदि मोबाइल से जुड़े हो तो मोबाइल बंद कर दीजिए, सिर्फ एक से जुड़े रहिए, आवाज आपकी गूंज रही है, ठीक है? Yes. I'm just, yes, now I think our voice will be clear. Yes, sir. Fine. Yes, sir. So just good afternoon to all of you. As we know, today we have our web conference on Agat Tantra. So we are going to start our this session. And here we know that our theme is for this web conference. We have a unique theme, that is prevalence of Gara Visha and Dushi Visha in modern era. This is a unique concept in Ayurveda. So we are going to discuss and we are going to deliver our opinions as per my expertise. So before going to the deep knowledge of this subject, first I will introduce to my all of organizing team. Here we have, first I will introduce Dr. Ravi Srivastava sir. He is a president of Ayurveda Teachers Association and also a chairman of Arogya Mitra Samiti committee, and he is working as an associate professor in Department of Agat Tantra, Government Ayurveda College, Jabalpur. He is a well-known personality. Till now, he has written 12 books as an author and co-authors, and 82 articles and 7 research papers, and 2 also national, international research paper he has published recently. And he is the chief editorial member and chief editor of OJAS, Journal of OJAS and Journal of Indian Medicine. So now come to Dr. Lokesh. He is a general secretary of Ayurveda Teachers Association, and he is working as an associate professor in Department of Agat Tantra, Government Ayurveda College, Riva. And now come to the coordinating team. We have subject coordinating team. There are 3 members in this team. 3 teachers are there. First one is Jahid sir. He is my elder brother, and he is as an associate professor in Department of Agat Tantra in Government Ayurveda College, Gwalior. And now second is Dr. Sehwal Misra sir. He is a assistant professor in Government Ayurveda College, Jabalpur, in Department of Agat Tantra. And now come to the third coordinating team. He is Dr. Basant Patel. He is also an assistant professor in Veena Vadni Ayurvedic College, Bhopal. So I am thankful to all of you, and I am also thankful to organizing team and Dr. Piyush Juneja ji. He is a member of Indian Vaidyas, and he is supporting all this digital designing and everything. So now come to the topic. As we know, we have a unique concept, Gara and Dushi Visha in Agat Tantra. So before going to start our session, little bit I will take time and I will go to the subject. I will hand over to the expertise. So as we know, Agat Tantra is one of the branch among Ashtangas of Ayurveda. Kai, Bal, Grah, Urdhwang, Sal, Danshtra, Jara, Vrashan. Here Danshtra is mentioned for Agat Tantra as per the Vagbhat. So this is the one part of the Ashtanga of Ayurveda. So as we know the importance of Agat Tantra. So in Agat Tantra, there are many concepts. But now today we are going to discuss about Gara and Dushi Visha. This is a unique concept. So come to the Gara. Gara is made from 2 words. Gra plus Ach Pratyay. Here Gra means swallowing of food. Means nigalna. Jo khane ko hum nigalte hain. So here whatever poison is going through oral route, that comes under the criteria of Gara Visha. Whatever artificial poison, mixed poison, compound poison we are taking by accidental, by intentional, anyhow we are taking. By accidental we all are taking. We don't know the result of anything. So that is the Gara. And here one of the best example I will give you. Here as we know, Madhu is the best for Kapha Shamak and Ghrata is best for Pitta Shamak. If we will mix it each with same amount, then it will be act as a poison. This is the best example for Gara Visha. So we don't know which drug will be toxic after mixing. So whatever we are in daily lifestyle, we are taking many things like that. So we have to
prevent our body and our health from this one. So Gara is one of the unique concepts, same as Dushi Visha. Dushi Visha is not a poison, not a unique poison. This is act as a stage. This is a transformed stage of poisoning. Suppose that you are taking BD cigarette daily. So BD cigarette, at that same time, you are not getting harmful effect. But after 30 years, after 20 years, regular use of BD cigarette and alcoholism, you will get too much loss in your body. That is the impact of Dushi Visha. Because in that time, there will be too much nicotine, too much alcohol in our body. That can manifest lots of symptoms. So in that we can see later on stage. So this is a transformed stage, not a poisoning. So here Dushi Visha also I will describe. Dushi means that who is just giving Dushit to all. So to whom? It is Dushit to our dhatus. As we know, we have our system, that is dhatu. So de dharana dhatva. So if it will disturb to our dhatu's function, then our body will be in low normalcy. There will be no other proper functioning of in our metabolism. Then there will be lots of deformity. So this is the example of Dushi Visha. So Dushi Visha, every time it is irritating, it is impairing to dhatu. So now come to the topic. As we know, we have three eminent speakers. First, I will hand over the mic to Dr. Vishnu Prabhakar Joglekar sir, and his topic is modern interpretation of Gara Visha. He will discuss about modern interpretation of Gara Visha. Second speaker will be Dr. Inchulkar sir. Inchulkar, his topic is relevance of Dushi Visha in modern era. He will describe everything. And lastly, I will hand over the mic to the Gopi Krishnan S sir. And his topic is clinics in Gara and Dushi Visha. So clinically, whatever result they are getting by treatment and everything, he will describe everything. So I will hand over the mic to the Dr. Vishnu P. Joglekar sir. Before going to hand over the mic, first I will introduce to him. His date of birth is 26 July 1957. And he has completed BAMS and MD from Pune University, Tilak Ayurved College. And one important thing is here is he has completed PG in MD in 2 subjects. Firstly, he have completed in Kaya Chikitsa, same from Pune University. And second, from Agat Tantra, he has completed MD from same university, in Pune University. And in his academic time, he has taught all subjects like Padarth Vigyan, research methodology. So he has a good experience in other subjects also. And he is the editor of, chief editor of Journal of AIM, and also textbook of Agat Tantra. Under his guidance, he has written a textbook of Agat Tantra. And one important thing is here, he has designed one unique concept, Vaidya Scientist Fellowship Program. In his working time, he has designed one program, that is Vaidya Scientist Fellowship Program. And also nowadays he is also advisor to Ayush wing of Pune University now. And recently he is a retired professor of in Department of Agat Tantra and from Tilak Ayurved College. And nowadays he is a chairman of CCIM syllabus subcommittee for Agat Tantra. So for reforming syllabus, we can discuss to him also. And he has completed lots of research papers, and he has completed another degrees, PDMLS by Symbiosis, Pune. So lastly, I will hand over the mic to Dr. Vishnu P. Prabhakar Joglekar sir to just give your opinion and and discuss about modern interpretation of Gara Visha. So I will invite to Dr. Joglekar sir. Joglekar sir, join me. Today we will be discussing about Gara Visha. I have been given a short time to cover this vast subject.
But so let us begin without much preamble. As we know, in Charak Samhita, there are various kinds of Visha described. The word Visha is used for Sthavara and Jangama Visha. Gara Visha in Charak Samhita is different. Then it is Krutrim and combination of various substances. Then Charak Samhita also describes Shanka Visha, also describes Vairodhika. We are going to learn about Vairodhika in detail during the lecture. And Charak has one unique concept called as Abheshaja. In Charak's Chikitsa Sthan, Charak describes Bheshajam, Abheshajam cha. And Abheshajam is of two types, Badhana and Anubadhana. Badhana has its effect immediately, whereas Anubadhana is deleterious to our systems after some time, delayed, chronic, that kind of thing. When a drug is misused, it will be called as Abheshaja. And Abheshaja is also a type of Visha. Now, in Sushrut Samhita, it's Sthavar, Jangam and Krutrim. And Dushi Visha and Gara Visha come under the term Krutrima Visha. In Kashyap Samhita and Bhava Prakash, Visha is termed as Akrutrim and Krutrim. In Akrutrim, there is Sthavara and Jangama, and in Krutrim, there is Dushi Visha and Gara Visha. Now, if we look at various definitions, then we will know about finer details of the type Gara Visha. Giryate bhakshate iti. जो खाया जाता है, the one which is swallowed. This word comes from the dhatu gru and कर्मणि अप, ये प्रत्यय उसको लगता है और गर ऐसी संज्ञा मिल जाती है. ये शब्द कल्पद्रुम में बताया गया है. वाचस्पत्यम में गर के 10-12 उसके अर्थ दिए गए हैं. विष का एक प्रकार ऐसे भी बताया है और वत्सनाभ को भी गर ऐसी संज्ञा दी गई है. भक्ष्ये चूर्ण भेदे, वो चूर्ण स्वरूप रहता है और वो पाउडर जो होती है वो मिक्स तरह की रहती है. ये वाचस्पत्यम में आया है. चरक संहिता में कहा गया है गर संयोगजम चान्यत गर संज्ञम गदप्रदम. यहाँ गर ये रूढ़ संज्ञा इस तरह से शब्द आया है. रूढ़ अर्थ से जिसे गर कहा जाता है वह संयोगज विषय होता है और बहुत सारे व्याधि पैदा कर देता है. इस तरह का अर्थ गर संयोगजम च अन्यत गर संज्ञम
गदप्रदम, और उसका वैशिष्ट्य ऐसा बताया है कि कालांतर विपाकित्वात् न तद आशु हरत्यसून, वो बाद में देर से उसका विपाक हो जाता है और इसलिए वो प्राणों का हरण नहीं करता। इस तरह से चरक संहिता में बताया है। यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चरक संहिता का जो विषय चिकित्सा अध्याय है वो मूल अग्निवेश का या आचार्य चरक का नहीं है, वो दृढ़बल जी ने संपूरित किया हुआ अध्याय, लिखा हुआ अध्याय ऐसा है। तो अगर हम आप्त वाक्य में कुछ परत्व अपरत्व देखना चाहते हैं तो चरक संहिता में जो भी कुछ लिखा है उसका श्रेष्ठत्व कम है, जो कि सुश्रुत में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुश्रुत हमारा अगत तंत्र के लिए मूल ग्रंथ कहा जा सकता है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों भी सुश्रुत का मत ज्यादातर स्वीकार करते हैं और बाकी भी निमि काश्यप कश्यप सब लोगों का उन्होंने जिक्र किया है। तो सुश्रुत क्या कहते हैं, योगैर नाना विधैर एशाम चूर्णानि गरम आदिशे, ये मंदविष कीटों के बारे में कहा गया है कि मंदविष कीटों के चूर्ण किसी भी खाने में या पकवान में मिलाए जाए तो उन्हें गर कहलाया जाता है। अष्टांग संग्रह में कहा है कृत्रिमं गर संज्ञम तु क्रियते विविध औषधि, यानी गर विष जो है ये कृत्रिम है, ये निसर्ग में पैदा नहीं होता है, वो विविध औषध एकीकृत करने से पैदा हो जाता है। जैसा कि हल्दी और चूना अगर हम मिक्स कर दे तो दोनों, एक हल्दी पीले रंग की है, चूना सफेद है, लेकिन वो अगर हम मिक्स कर दे तो उसमें से लाल रंग का एक अलग ही पदार्थ निर्माण होता है। इसी तरह से दो सामान्य पदार्थ एकत्र करने से गर नामक विष का निर्माण हो जाता है। अभी यहाँ टीका में क्या लिखा है, तो गरम तो द्विविधम निर्विष द्रव्य संयोग कृतम तथा सविष द्रव्य संयोग कृतम, यानी दो निर्विष द्रव्य अगर एकत्र किए तो उससे भी विष पैदा हो जाता है, उसको भी गर कहते हैं। और एक सविष और एक निर्विष या दोनों सविष पदार्थ एकत्र करने से होने वाला ऐसा जो विष होता है उसको गर कहलाता है, वो गर कहलाता है। और उसमें आद्यम गर संज्ञम यानी निर्विष द्रव्य संयोग कृत जो है वो गर संज्ञा उसको लगाई जाती है, और जो सविष द्रव्य संयोग कृत है उसको कृत्रिम ऐसी व्यवस्था है। नाउ दिस इज रिपीटेशन ऑफ वृद्ध काश्यप। वृद्ध काश्यप कहते हैं संयोगजम च द्विविधम तृतीयम विषमुच्यते, यानी स्थावर और जंगम के अलावा दो तरह के संयोगज विष कहलाए जाते हैं। गरम स्याद अविषम तत्र, गर दो निर्विष पदार्थों का मिलन है, और सविषम कृत्रिमम मतम। तो
गौर से देखा जाए तो गर ये संयोगज विषय के लिए दी गई संज्ञा है और उसके अर्थ में काफी मतभेद है। तो हम संयोगज विषय को गर कह के अभ्युपगम सिद्धांत के स्वरूप हम ऐसा कहेंगे कि दो अलग अलग पदार्थ अगर एकत्र हुए और उससे अगर विष परिणाम मिल गया तो उसे गर संज्ञा, वो जो संयोग जो है उसको गर संज्ञा दी जाएगी। ये जो टीका में लिखा है उसमें तच्च चिरकारी रोग जनकम अप्राणहरम, ऐसा चक्रपाणी टीका में लिखा गया है कि गर प्राणहरण नहीं करता, चिरकारी रोगजनक है। लेकिन अगर हम अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह में देखें तो वहां क्या कहा गया है, स्थावरम जंगमम चेति विषम प्रोक्तम अकृत्रिमम, यानी जो नैसर्गिक है वो स्थावर और जंगम में बांटा गया है। कृत्रिमम गर संज्ञम तु क्रियते विविध औषधि, विविध औषधों का एकत्रीकरण करके जो कृत्रिम विष पैदा होता है उसे गर संज्ञा प्राप्त होती है। उसके बाद की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वाग्भट जी कहते हैं, हंति योग वशेन आशु चिरात चिरतरात च तत्, यानी यहाँ प्राणहरण नहीं है ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है। योग वशेन आशु हंति, ये भी पॉसिबल है, ये वाग्भट जी बताते हैं। चिरात तो सभी बताते हैं, चिरतरात यानी काफी देर से, बहुत देर के बाद, कई सालों के बाद अगर वो प्राणहरण करे तो भी वो गर ही है। तो आशु, चिरात और चिरतरात यानी एक्यूट, सब एक्यूट and chronic, all three kinds of poisoning are covered in gar according to वाग्भट। जो भी उसके परिणाम हैं वो भी वाग्भट जी ने बताए हैं। शोफ पांडु उदर उन्माद दुर्नामादीन करोति वा, आगे हम कौन कौन से उसके मैनिफेस्टेशंस है वो सब देखने वाले हैं, क्लिनिकल पिक्चर क्या है। तो ऐसा समझ में आता है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं एक अर्थ नहीं निकलता है गर इस संज्ञा का, बहुत सारे विकल्प उसमें आ जाते हैं। यानी वो सभी औषधों का योग है या निर्विष है, निर्विष का योग है। whichever school of thought you are in, you will accept that particular definition, but definitions from different school of thought differ. That is the first point I wanted to convey. Now, as we have seen, it is an interaction. तो चीजें शरीर में एक साथ गई है। They may be food and drug, drug and drug, food and food. All kinds of interactions will come under Garavisha. So what is drug interaction? Where a substance like other drug, food item or sunlight, etc. affects the activity of a drug, and the effect may be increased, decreased,
they may produce new effect, and neither of them may produce any effect. So they cancel each other out. These 4 kinds of effects come under drug interaction. Now, what is the situation? How frequently do we encounter Garavisha? See, probability of being struck by lightning is 1 in 1 crore. Probability of plane crash is 1 in 10 lakhs. Probability of being murdered is 1 in 1 lakh. Probability of an auto crash is 1 in 10,000. Now currently, due to lockdown and restrictions on travel, this probability may have decreased further, somewhere between 1 lakh and 10,000. And fatal unexpected drug reaction can be 1 in 1,000 or 1 in 100. So there is an increased probability of death due to drug interaction. Particularly when we consider that every year FDA all over the world will approve some 1,000 new drugs. And we don't know how they interact with each other or food or just particularly in terms of Ayurvedic treatments, we don't know how they are going to interact. Many people come to us with some intractable condition. They are already taking mix भेल जो एक अच्छा चाट आइटम है, उस तरह का भेल दवाइयों का बनाया गया हुआ होता है, वो लेते रहते हैं और हमें पूछते हैं कि हम ये ड्रग्स कंटिन्यू करें या न करें। तो हमें तो मालूम नहीं है, हमारी ट्रीटमेंट और ये सब जो मिक्सचर AK-47 जो चलाई गई है, जो बहुत सारी गोलियां चलाई गई है, तो उनसे हमारे ड्रग्स का इंटरेक्शन कैसे होने वाला है हमें बिल्कुल पता नहीं रहता। लेकिन समझने की बात यह है कि ये फैटल अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन बहुत ही पॉसिबल है। तो हमें जो भी योजना करनी है वो काफी विचार से करनी चाहिए। Now, when we look at various types of adverse reactions, there is a classification done by Rollins and Thompson. Rollins and Thompson classification divides all the adverse reactions into 5 types, and conveniently they are named type A, B, C, D, and E. A is augmented reaction, B is bizarre or idiosyncratic reaction, C is continuous or chronic reaction, D is delayed, and E is end or end of the therapy or withdrawal of the drug. विड्रॉल के बाद जो रिएक्शन आती है उसे टाइप ई रिएक्शन कहते हैं। इसके थोड़े डिटेल्स हम और देखेंगे। टाइप ए इफेक्ट्स और ऑगमेंटेड इफेक्ट्स आर ड्यू टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, दे आर डोज रिलेटेड। जितना डोज ज्यादा दिया जाए उतना इफेक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। Can often be avoided by using doses which are appropriate for the individual patient. Normally हम सभी को ये गोली दिन में 3 बार ले लो, 2 बार ले लो, इस तरह से बताते हैं, लेकिन
पेशेंट के वेट के हिसाब से हम डोसेज एडजस्ट नहीं करते। ये गलत चीज हो सकती है कि उससे ऑगमेंटेड इफेक्ट्स आ सकते हैं। दे आर वेरी कॉमन, कैन बी एक्सपेरिमेंटली रिप्रोड्यूस्ड and known before the marketing. So if we read carefully the literature about the drug, then we can know which are the common interactions and common type A reactions. For example, when antihistaminics, particularly H2 blockers, are given, then there is a hypnotic effect. Patient feels dizzy. So this is type A reaction. Type B effect is bizarre or idiosyncratic reactions. Generally, they are rare, but they are unpredictable. There is no dose-response relationship, or maybe a little, but it is not related to drug pharmacodynamics. ये जो होता है, ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज जो लोग होते हैं, जो इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको असात में होता है, उनमें ये रिएक्शन देखी जाती है। Usually it can be explained by a rare genetic polymorphism. हमें ये पता है कि हर एक जीन के दो अलग अलग वर्जन्स और एलेल्स हमारे बॉडी में रहते हैं, हर एक जीन के। तो उसमें जो प्रोपोर्शन रहता है वो हर एक पर्सन में अलग रहता है, हर एक पॉपुलेशन में अलग रहता है, और इसका मैपिंग हम कर सकते हैं, उसको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जो जीन्स डोमिनेंट है, उनकी एक कॉपी है तो भी वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, दो कॉपी है तो भी एक्सप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो रेसेसिव जीन्स है, उनकी दो कॉपी है तो एक्सप्रेस हो जाते हैं, एक कॉपी है तो एक्सप्रेस नहीं होते। और ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है, जो हमने 12th में पढ़ा है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस बताया, लेकिन वो चरक ने पहले ही बताया है, बीज भाग उपतप्त अगर हो जाए तो उससे सहज विकृतियां पैदा होती है, ये चरक संहिता में बताया गया है। लेकिन उसका फॉलोअप हमने नहीं किया है, कौन से बीज भाग कैसे होते हैं, वो कैसे पहचाने जाए, ये कुछ काम हमने किया नहीं। सिर्फ चरक ने जो बताया कि ये बीज भाग होते हैं और वो उपतप्त होने पर कुछ विकृतियां पैदा होती है। लेकिन ये जो विकृतियां होती है वो डे टू डे व्यवहार में शायद महसूस नहीं होती, लेकिन किसी पदार्थ, खाद्य पदार्थ या औषध, कुछ भी, सनलाइट भी उसमें एक कारण हो सकता है जिसकी रिएक्शन हो सकती है। फोटो एलर्जी इज अ वेल नोन फिनोमेनन, और वो उसके लिए वो जो व्यक्ति है, आदमी हो या औरत हो या बालक हो या वृद्ध हो, उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा रहता है कि जिससे उस पदार्थ से असात में पैदा हो जाता है। तो ये टाइप बी रिएक्शन कहलाती है। पेनिसिलिन की एलर्जीज आजकल देखी नहीं जाती, क्योंकि पेनिसिलिन का डायरेक्ट यूज बहुत कम हो गया है, और उसके एडवांस जो डेरिवेटिव्स है पेनिसिलिन के, उसमें उस तरह की एलर्जीज नहीं दिखाई देती जो कुछ 60s, 70s, 80s में हमारे बुजुर्गों ने और हमने देखी है। उस तरह की एलर्जीज
ये बी टाइप इफेक्ट में आती है। और भल्ला तक की एलर्जी जो होती है वो भी इस बी टाइप में आती है, उसका डोज से कोई रिलेशन नहीं होता। कहा जाता है कि कई कई लोगों को सिर्फ भल्ला तक सूंघने से एलर्जी आ जाती है, वो भी पॉसिबल है। तीसरे तरह के जो रिएक्शन है उसको टाइप सी और कंटिन्यूअस इफेक्ट कहा जाता है। एडवर्स रिएक्शंस आफ्टर लॉन्ग टाइम थेरेपी, there is often no suggestive time relationship. This connection may be very difficult to prove. The use of a drug increases the frequency of spontaneous disease. और इसका एग्जाम्पल जो है तो कार्सिनोजेनेसिस, कई औषधियां ऐसी है कि जो एफडीए ने अप्रूव कर दी, मार्केट में आ गई, लेकिन मार्केट में आने के बाद पता चला कि जैसे जैसे लोग ये दवाइयां लेते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। और चरक संहिता में इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है। पिप्पली, क्षार, लवण, इन तीनों का अति उपयोग न करे ये बताया है। और उनको क्या बताया है? आपात भद्र, यानी जब पहले हम वो दवा लेते हैं या पहले यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके शरीर पे बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं, भद्र रहते हैं, आपात में भद्र रहते हैं। लेकिन परिणाम दीर्घकाल उपयोग के वजह से तीनों दोषों की वृद्धि हो जाती है। ऐसा पिप्पली, लवण और क्षार के बारे में कहा जाता है। ये टाइप सी इफेक्ट कह सकते हैं। टाइप डी इफेक्ट, डीलेड इफेक्ट जो है वो कई सालों बाद, जो वाग्भट ने चिरतरात बताया है, उस तरह का ये परिणाम है। यानी जवानी में लोग बहुत कुछ करते हैं, तब कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो जो कुछ मद्य सेवन है या गांजा है या बीड़ी सिगरेट है, वो जवानी में तकलीफ नहीं होती, लेकिन बाद में उसके एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। कई सालों बाद ये दिखाई देते हैं। उसका बहुत बढ़िया उदाहरण ये है कि कुछ स्त्रियों को डायएथिलस्टिल्बेस्ट्रॉल करके हार्मोन है, तो वो हार्मोन कुछ स्त्रियों को दिया गया था। अब देखिए, उस स्त्री को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो कन्याएं थी, वो कन्याएं जब बड़ी हो गई, रजस्विनी हो गई, मेनार्च के बाद उनमें वजाइनल कैंसर दिखाई दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड है। तो यहाँ जो इफेक्ट है वो उस आदमी पे होगा या नहीं होगा, शायद होगा शायद नहीं होगा, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग पे, उसकी अपत्यों पे ये इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। और ये इफेक्ट्स जो है उन्हें एपिजेनेटिक इफेक्ट्स के स्वरूप में हम देख सकते हैं। हमारे जीन्स जो है वो हमेशा एक्टिव नहीं रहते, वो कभी एक्टिव होते हैं, कभी नहीं होते। दे आर स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ। एंड ये स्विच ऑन एंड ऑफ, ये जो इफेक्ट है उसको एपिजेनेटिक इफेक्ट कहते हैं। और ये एपिजेनेटिक इफेक्ट फूड, बिहेवियर और ड्रग तीनों से हो सकते हैं। तो ये टाइप डी इफेक्ट्स हैं। टाइप ई इफेक्ट जो होते हैं वो दवाई बंद करने के बाद पैदा होते हैं। जब
विड्रॉल के बाद शरीर में वो द्रव्य नहीं रहता, शरीर से क्लियर हो जाता है, तो वो ड्रग जिस रिसेप्टर्स से बंधा हुआ रहता है वो रिसेप्टर्स ओपन अप हो जाते हैं और उसका रिबाउंड इफेक्ट आ जाता है। पर्टिकुलरली अस्थमा में, तमक श्वास में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत सारे दिए जाते हैं। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड सडनली बंद कर किए जाते हैं तो उसका रिबाउंड इफेक्ट दिखाई देता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्य ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मेरी दवा लेनी है तो एलोपैथी की दवा पूरी बंद कर दो। तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है तमक श्वास में चालू है तो वो एकदम बंद न करे, धीरे धीरे क्रम त्याग से। आयुर्वेद में क्रम त्याग का भी प्रिंसिपल बताया है। एकदम सडनली आधुनिक दवाइयां बंद करने से कई बार पेशेंट्स तकलीफ में आए हैं, ऐसा दिखाई दिया है। सो corticosteroids in asthma is one example. Another very good example is rebound acidity after stopping antacids. बहुत सारे पेशेंट्स एंटासिड की गोली चूसते हैं, लिक्विड पीते हैं, और जब एंटासिड का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो उनकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ती है। ये टाइप ई की रिएक्शन है। Dr. Lokesh, how much time I have got? Yes, sir. Now you have, sir, 5 minutes. If you can say within 5 minutes, you can conclude, sir. Okay, no problem. I will rush through the remaining slides. Yes, 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 yes. So, आयुर्वेद में कहा है योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्, भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम. And that means a super toxin can also be a good medicine if used properly, and a medicine used wrongly will turn into a deadly poison, and that is Garavisha. So, आपको ये तो मालूम है कि ड्रग इफेक्ट मॉडिफाई करने वाली चीजें कौन सी है? तो दूष्य देश बल काल अनल प्रकृति वय सत्व सात्म्य तथा आहार अवस्थाश्च पृथक विधा, और इन सब में मन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब फैक्टर्स हमें गर्विश का इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो ध्यान में रखने चाहिए। तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्याय कल्पते। Correct medicine is the one which promotes health. प्रयोग शमयेद व्याधीन यो अन्यमन्यम उदीरयेत नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेत योनो कोपयेत। तो औषधियों का प्रयोग अगर गलत हो गया तो उसे भी हमें गर्विश कहना चाहिए। विष के इवैल्यूएशन में बहुत सारे आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स आते हैं। मैं सिर्फ ये स्लाइड दिखाऊंगा और रुक जाऊंगा। थैंक यू। ये इस स्लाइड में बहुत सारे कंसेप्ट्स जो है वो बताए गए हैं, वो सब ध्यान में रखना चाहिए। पहला है विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम अवजीयते। Whichever is greater will defeat the lesser. That is a principle. So अगर औषध प्रभावी है तो व्याधि कम हो जाता है, लेकिन अगर व्याधि कम प्रभावी है और कम दवा दी गई तो वो दवा भस्मसात हो जाती है और दूषी विष के स्वरूप में शरीर में रह जाती है। तो गलत औषधि योजना, ये means improper dosage is one of the reasons for Garavisha. Then Visha is Yoga Vahi. It conveys whatever comes along with that.
तो गर्विश में क्या होता है, एक विषय है और एक निर्विष है। तो जो निर्विष पदार्थ है उसका परिणाम भी बढ़ता जाता है। तीसरी कंसेप्ट है यौगिकत्व। जो पहले मैंने बताया कि एनहांसमेंट हो सकती है, एक का परिणाम कम हो जाए, दूसरे का परिणाम कम हो जाए, या फिर अलग ही परिणाम दिखाई दे, या फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। ये सब दवाइयों की यौगिकत्व पे है, और ये यौगिकत्व उनके 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट रहता है। विरुद्धत्व, ये तो आप सब लोग जानते ही है। उत्क्लेशयति यद दोषान न निर्हरति कायतः धातुभिर्विगुणश्चैव विरुद्धम हि तदुच्यते। सो दोषों का उत्क्लेश हो जाता है, शरीर से बाहर नहीं जाते और धातु से विगुण है। इस तरह के परिणाम जो है ये विरुद्धत्व के परिणाम है, और ये गर्विश में बहुत सारे दिखाई देते हैं। टॉक्सिसिटी, विषत्व जो होता है, जिससे विषाद पैदा हो जाता है, उस तरह के पदार्थ है, उन्हें विष कहलाते हैं। आम, ये भी एक प्रकार का विषय है। दूषी विष, शरीर में ये विष रह जाता है, कफ से आवृत होता है, और उसका जो काल होता है, उसी काल पे वो कफ का आवरण फट जाता है और अंदर का विष बाहर निकल जाता है और पूरे शरीर को हानिकारक रहता है। ये दूषी विष जो है वो एपिसोडिक टाइप ऑफ पॉइजनिंग है। उसके क्लियर कट एपिसोड्स हमें दिखाई देंगे। क्रॉनिक पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, वो हमेशा के लिए लो लेवल पे पॉइजनिंग के इफेक्ट्स दिखाई देंगे। लेकिन दूषी विष में क्या होगा, आज इफेक्ट्स दिखते हैं, दूसरे दिन नहीं दिखते, फिर जोरों से बारिश आई, कुछ फ्रंटल विंड्स आए, तो वो कफ का आवरण निकल जाता है और दूषी विष अपना प्रभाव दिखाता है। तो एपिसोडिक टाइप ऑफ विष यहाँ दिखाई देता है। और अभेषज हमने पहले ही देखा है। एक्यूट एंड सब एक्यूट दोनों टाइप के जो गलत औषधि योजना होती है, बाधन अभेषज एंड अनुबाधन अभेषज, इतनी सारी कंसेप्ट्स हमें गर्विश के बारे में सोचते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं नितिन उर्मालिया जी और आयोजकों का धन्यवाद देता हूं। आयोजकों को वक्त की कमी की वजह से मेरी बहुत सी स्लाइड्स मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन आई थिंक the subject matter was covered properly. Yes. So, yes. Thank you very much once again. Okay. Yes. Thank you, sir. नितिन, अनम्यूट करिए। प्रोसीड करिए डॉक्टर नितिन। डॉक्टर नितिन, yes आप प्रोसीड करिए आगे फर्दर। Now voice is clear, my voice is clear. Yeah. Yes sir. क्यों नहीं है? नितिन वीडियो नहीं है। Thank you to Dr. Joglekar sir for your nice speech and nice description regarding Garvisha, and we got very nice some points also, ABCDE effects and lots of terminology used for Garvisha, similarly like Garvisha. So we got, and we will cover everything. So now
I would like to invite Dr. Srikant R. Inchulkar, sir. His topic is relevance of Dushi Visha in modern era. So before I will hand over to the mic to the Inchulkar, sir, I will introduce to all of you about Dushi Visha. As we know, Dushi Visha is regularly, it is impairing all the dhatus by the causative factors, whatever we are taking as per modern lifestyle, as per Ayurvedic Nidana. So we are taking pollution, chemical, preservatives, medicines, pesticides, whatever we are taking regularly. These all are the causative factors for Dushi Visha. So Dushi Visha main prominent features we can see. Bhave naro dhosha siro ruhango vilun pakshastu yatha vyanga. If a patient will be typical, he has no hairs all over the body. He is a typical patient of Dushi Visha. Like that patient we can get by these factors. So, but here one thing is here, it has no acuteness. There will be no acute, subacute stage in this poisoning, because this is also a stage of poisoning. This is transformed stage of any poisoning because of low potency. Veer alpa bhavan nipataye tat kapha vratam varshgananu bandhi. So there will be chronicity in this stage. In modern side, we can say as a bioaccumulation. This is a bioaccumulation. So now I will introduce to second eminent speaker. He is a Dr. Srikant R. Inchulkar, sir. He has completed a BMS from Pandit Ravi Shankar Shukla University from Raipur, Chhattisgarh in 1986. And he has completed his MD degree in Dravaguna by Gujarat Ayurveda University, Jamnagar in 1989. And now presently he is working as a professor and HOD in Department of Agat Tantra, Government Ayurveda College, Raipur. And from 1991 to till now. And also he is a state drug analyst in Department of Ayush, Raipur from 2001 to till now. And till now he has published 10 research papers, 1 book, textbook of Agat Tantra, and also he has nice experience regarding BMS and MD examine. And he was a resource person in many CME and ROTP. And he was the guest speaker in 20 national seminar and workshop. And also he is a chairman of Board of Studies, Agad and Swasthvrat in Pandit Deen Dayal Upadhyay Memorial, Health Sciences and Ayush University, Raipur. And once again, he is also a member of Board of Studies from Avdesh Pratap Singh University, Rewa. So these are the all introducing items we have seen. Now I will hand over the mic to the Inchulkar sir. He can explain relevance of Dushi Visha in modern era. Inchulkar sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Thank you. So, Ayurveda Teachers Association of India, Madhya Pradesh Unit, तथा आयुर्वेद मित्र समिति द्वारा आयुर्वेद कौशलम के अंतर्गत आयोजित वेब कॉन्फ्रेंस ऑन आयुर्वेद अगध तंत्र, इसमें सम्मिलित सभी मित्रों को मेरा नमस्कार एवं यथोचित अभिवादन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम सबके प्रिय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चेयरमैन हमारे डॉक्टर रवि कुमार श्रीवास्तव जी जबलपुर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर लोकेश रीवा, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर टीम डॉक्टर जाहिद ग्वालियर, डॉक्टर शैवाल मिश्रा जबलपुर, डॉक्टर बसंत पटेल भोपाल एवं इस वेब कॉन्फ्रेंस के मॉडरेटर डॉक्टर नितिन उर्मालिया इंदौर को। इन सभी ने अपनी इच्छा शक्ति से इस वेबिनार का आयोजन कर हम सबको जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। नमस्कार डॉक्टर जोगलेकर सर। नमस्कार डॉक्टर गोपी कृष्णा जी। आज के इस वेबिनार में मुझे जिस विषय पर अपने विचार आप सभी को शेयर करने के लिए कहा गया है उसका टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ दूषी विषा इन मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में आज के परिप्रेक्ष्य में दूषी विष की प्रासंगिकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं थोड़ा सा अपने अगध तंत्र के विषय के थोड़ा सा प्रारंभिक बातों को, और जैसा अभी जोगलकर साहब ने भी बताया हमको कि हमारे शास्त्र में यदि हम उत्पत्ति के स्रोत को देखें विश्व के परिप्रेक्ष्य में,
तो इसे दो वर्गों में बांटा गया है, एक अकृत्रिम और दूसरा कृत्रिम। जो अपने मूल रूप में पाए जाते हैं वो कृत्रिम विष, अकृत्रिम विष है, और जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के संयोजन से बनाए जाते हैं वो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम विष। अकृत्रिम विष, नेचुरल पॉइजन्स, फिर से दो भागों में डिवाइड किए गए हैं हमारे शास्त्रकारों के द्वारा, एक स्थावर और एक जांगम। स्थावर वे हैं जो स्थावर रूप में मिलते हैं या स्थावर वस्तु में पाए जाते हैं, और जंगम वे हैं जो जीव जंतु में मिलते हैं। स्थावर विष पुनः दो रूपों में हमारे सामने है, एक वानस्पतिक जो पेड़ पौधों से मिल रहे हैं जैसे कि वसनाभ और कुचला, और दूसरा खनिज जो पारा, वंग इत्यादि जो मेटल्स हैं, खनिज हैं, मिनरल्स हैं, ये इस कैटेगरी में है। जंगम वे हैं जो जीव जंतुओं में मिलते हैं जैसे सांप, बिच्छू आदि आदि। तो यह हुआ अकृत्रिम। अब हम कृत्रिम की बात करते हैं। कृत्रिम विष हमारे शास्त्रों में दो तरह के माने गए हैं, कृत्रिमम विषम द्विविधम, एक सविषम दूषी विष संगीतम, अपरम विषम तदेव दर संगीतम। तो पहला हो गया गर्विष, जैसा कि अभी हमने डॉक्टर जोगड़ेकर साहब का लेक्चर सुना, केमिकली प्रिपेयर्ड स्वेलिंग पॉइजन्स, और दूसरा है दूषी विष जिसे हम कई नामों से हम जानते हैं, डिफिशिएंट पॉइजन, माइल्ड पॉइजन, स्लो एक्टिंग पॉइजन, और लेटेंट पॉइजन, क्यूमुलेटिव पॉइजन, क्रोनिक पॉइजन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ हम दूषी विष के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं कि दूषी विष स्थावर, जंगम या कृत्रिम विष का वह अंश है। मैं अंश की बात करना चाहूंगा और थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहूंगा मेरे अपने विचारों से स्थावर, जंगम और कृत्रिम विष के लिए, जो शरीर में पड़ा रह करके धीरे धीरे शारीरिक धातुओं को दूषित करे। यहाँ आज की प्रासंगिकता में हम इसको देखें तो स्थावर विषयों में जो दो कैटेगरीज मिलती है, वानस्पतिक और खनिज, और अगली कैटेगरी है जंगम। इनको प्रतिनिधि मानते हुए, अर्थात वसनाभ है, कुचला है, पारा है, वंग है, सांप है, बिच्छू है, इनको प्रतिनिधि मानते हुए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए कि आज कौन कौन से वानस्पतिक विष या जंगम विष या खनिज विष हमारे लिए जो है वो इस तरह से अंश बन करके शरीर में पड़े रह करके शरीर के धातुओं को दूषित करते जा रहे हैं। इसमें हम आगे भी और चर्चा करेंगे, लेकिन एक भूमिका आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि केवल वसना, कुचला, पारा, वंग, सांप, बिच्छू, या जो हमारे शास्त्रकारों ने इन सारी चीजों को कहा है कि भाई ये विष है, ये महाविष है, ये उपविष है, ये जंगम विष के उदाहरण है, ये स्थावर विष के उदाहरण है, या वानस्पतिक विष के उदाहरण है, इनसे परे हट करके हमको सोचना होगा, हमारे विजन हमको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तभी जाकर के हम आज की स्थिति में इस दूषी विष की प्रासंगिकता को समझ सकेंगे और दूषी विष को हम ट्रीट करने की स्थिति में आ सकेंगे। अब हम आते हैं दूषी विष के ऊपर। दूष धातु से बना हुआ ये जो दूषी शब्द है, दूषी संज्ञा है, इसमें णिच और इन जब प्रत्यय लगता है तो ये दूषी संज्ञा में के रूप में जाना जाता है। इस दूष का अर्थ होता है अपवित्र या खराब करने वाला, जिसे हम डीनेचर्ड, एटेन्यूएटेड, अल्टर्ड, लेटेंट, विशिएटेड, पॉल्यूटिंग आदि आदि कई नामों से जो है वो आज के समय में समझ रहे हैं। तो इस आयुर्वेद शास्त्र में, हमारे शास्त्र में इस दूषी शब्द का प्रयोग दो तरह से हुआ है, एक शरीर के बाहर के लिए और एक दूसरा शरीर के भीतर के लिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे सामने होने चाहिए। शरीर के बाहर जो स्थावर, जंगम और कृत्रिम विष का अंश है वो भी किन्हीं परिस्थितियों में हतवीरी होकर के दूषी विष की संज्ञा पाता है, और ये स्थावर, जंगम और कृत्रिम विष जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो जाने के बाद में जब ये हमारे धातुओं को दूषित करते हैं तो वो भी दूषी संज्ञा पाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि आयुर्वेद में जो है वो दूषी शब्द जो है वो शरीर के बाहर स्थावर, जंगम, कृत्रिम विषयों के लिए भी व्यवहार में लाया जाता है, और ये हमारे शरीर के भीतर जाने के बाद भी ये व्यवहार में लाया जाता है। थोड़ा हम परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे सुश्रुत के अनुसार, जो यत् स्थावरम जंगम कृत्रिमम व देहादि शेषम यद निर्गतम तत् से लेकर के तो वीर्याल्प भावान्य निपात ये तत् कफावर्तम वर्षगणावधि तक आती है। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा उस चीज को कि स्थावर
जंगम अथवा कृत्रिम विष का वह अंश जो पूर्ण रूप से शरीर के बाहर नहीं निकल पाता, किंतु पचकर अथवा विषग्न औषधियों के प्रभाव से हतवीर्य होकर के शरीर में ही पड़ा रह जाता है और उसे धीरे धीरे दूषित करता रहता है। ये शरीर के भीतर की स्थिति है। शरीर के भीतर की स्थिति एक और है कि जो विष जन्म से ही अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त नहीं है, उसे हम दूषी कहते हैं। तो जन्म से ही अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त नहीं है, इसका आशय क्या होगा? इसका आशय ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि विषयों के जो 10 गुण हैं, रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्माशु व्यवाही च विकाशी विशदम चैव लघुपाकी च ततम सतम, तो ये जो इनके स्वाभाविक गुण हैं, एक विष में ये सारे स्वाभाविक गुण मिलते हैं और इनकी जो तीव्रता है, इनकी तीव्रता डिपेंड करती है कि किसी पर्टिकुलर विष द्रव्य में कितने गुण विद्यमान हैं और उन गुणों की विद्यमानता में तीव्रता कितनी है। तो तीव्रता और उनकी विद्यमानता, इनके अकॉर्डिंगली जो है अपन किसी विष की तीव्रता को नापा जाता है। और ये जो हमारे वानस्पतिक या खनिज या जंगम विष जो कहे गए हैं, इनमें इन सारी चीजों 10 गुणों की विद्यमानता चूंकि होती है, इसलिए इनको कैटेगराइजेशन करके रख दिया है। ये हमारे लिए एक प्रतिनिधि स्थावर जंगम या खनिज विष के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। लेकिन इसको हमको आज के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। तो स्थावर विषयों में जहाँ वानस्पतिक और खनिज है, तो वहाँ हमारे भोज्य पदार्थ भी हैं, वहाँ हमारे पेय पदार्थ भी हैं। हम जो आज मिनरल्स अनेक तरह से हमारे पास आ रहे हैं या जिसको हम अनजाने हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, उनको भी हमको उस दृष्टि से देखना होगा। जहाँ तक रहा जंगम विष का सवाल, तो बहुत से पोल्ट्रीज ऐसे हैं कि प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे जो लेने वाले हम लोग जो हैं नॉन वेजिटेरियंस, उनके शरीर में ये पहुंच रहे हैं। जैसे अंडा हो गया, मीट हो गया, या और किसी तरह के जो है वो फ्लैशेस हो गए। तो अल्टीमेटली आज के समय में अंडे को या फ्लैश को ओवर प्रोडक्शन करने के लिए जो है हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं और ये हार्मोनल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पहुंच करके हमारे धातुओं को दूषित कर रहे हैं। और यही दूषित ये जो केमिकल्स हैं या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ये आगे चल करके जो है धातु को दूषित करके हमारे शरीर में कहीं कहीं कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी विजन को थोड़ा सा हमको यहाँ बड़ा करना होगा कि स्थावर जंगम और कृत्रिम विष, ये जो प्रतिनिधि हैं, इनके प्रतिनिधि एग्जाम्पल्स के व्यतिरिक्त हमको यहाँ पर यह सोचना है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम आगे देखने जा रहे हैं। एक तो हुआ ये पोर्शन जो शरीर के भीतर पड़ा हुआ है और हमारे शरीर के भीतर जाकर के दूषित संज्ञा प्राप्त कर रहा है। दूसरा जो पुराना पड़ गया है, स्थावर जंगम कृत्रिम विष का वो पोर्शन जो पुराना पड़ गया है, जो वनाग्नि से प्रभावित हो गया है या वायु से या जल से या धूप से जल करके सूख करके हतवीर हो गया है। तो ये एक अनदर कॉन्सेप्ट है हमारा। जो शरीर के बाहर विष है, उनके लिए यदि ये ट्रीटमेंट होता है या हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ये दूषित विष की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर एक जो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आजकल देखिए मैंडेटरी हो गया है, ये मैंडेटरी हो गया है कि हर फूड प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी हो गया है। अब जब एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी हो गया, इसका मतलब ये कि उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट की या पेय पदार्थ की, है ना, या जो भी एडिबल आइटम्स हैं, उनके लिए जो है क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है कि दिस इज द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इज द डेट ऑफ एक्सपायरी। अब उस डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद में यदि किसी चीज को अपन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके पोटेंशियल में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। एक, अब यदि ये फूड प्रोडक्ट्स या ये जो पेय पदार्थ हैं, यदि किसी सिंथेटिक या केमिकल्स से ट्रीटेड किए गए हों, और आमतौर पर ये हो ही रहा है क्योंकि इन सभी में प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, तभी इनकी लॉन्गेविटी बढ़ती है। तो यदि ये एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स जो इन फूड प्रोडक्ट्स में डाले गए हैं या हमारे जो ड्रिंकिंग मटेरियल में डाले गए हैं, जिनको हम सेवन करने जा रहे हैं, और यदि एक्सपायरी डेट के हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में पहुंच करके यदि हम कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करने के बाद में यदि हम इनका यदि ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सीपिएंट्स या एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स हमारे शरीर में घातक सिद्ध होंगे या कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होंगे। अब एक्यूमुलेशन का स्थान कौन सा होगा, ये तो अब
उस पर्टिकुलर एक्सीपिएंट या एडिटिव के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो लीवर में हो, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो बोन्स में हो, या बोन मेरो में हो, या स्प्लीन में हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो पुराना पड़ गया है उसको हम इस दृष्टि से समझ सकते हैं। वनाग्नि, चलिए ठीक है, एक जगह वनाग्नि मैंने जो फायर से जो खराब हो रहे हैं वो सारी चीजें। अब रहा सवाल वायु और धूप से। हमारे कई फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, फूड ग्रेन्स ऐसे हैं जो लगातार वायु या ह्यूमिडिटी के संपर्क में आने के बाद भी जो है वो खराब हो सकते हैं। खराब होने के बाद में उनकी पोटेंसी खराब हो जाती है। हो सकता है उसके अंदर कुछ केमिकल या केमिकल रिएक्शन हो, उस रिएक्शन के कारण जो है वो हतवीर्य हो जाते हैं। और ये हतवीर्य प्रोडक्ट जब हम शरीर में पहुंचते हैं तो ये भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं। इसी तरह से धूप में भी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो हमको यहाँ पर इस चीज को उस दृष्टिकोण से भी देखना समझना जरूरी है कि किस तरह से जो है ये हमारे शरीर में पहुंच करके ये कहीं ना कहीं हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात आती है दूषी की, तो हम थोड़ा सा आम पर भी चर्चा कर लेते हैं। आम भी इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है हमारे आयुर्वेद का कि जब हमारे आहार पाचन रस का पूर्ण तरह से पाक नहीं होता है तो वो आम की संज्ञा पाता है। और ये आम जो है हमारे शरीर में यदि पाचन नहीं हुआ तो ये प्रकोपावस्था में पहुंच करके, संप्राप्ति की प्रकोपावस्था में पहुंच करके जो है वो हानिकारक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। तो ठीक इसी तरह से जो आम की संज्ञा है वही हमारे यहाँ पर दूषी की संज्ञा है। तो ये दूषी और ये आम आपस में एक तरह से मिलने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। जब ये आम प्रकोपावस्था में जाकर के शरीर में हानिकारक प्रभाव या लक्षणों को उत्पन्न करेगा तो आम विष की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से अभी हमने जो सुश्रुत के श्लोक को हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, तो ये दूषी है। ये दूषी है जो शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है। लेकिन जब ये अपने प्रकोपित कारणों को या किसी तरह से ये प्रकोपित होने के बाद में लक्षणों को उत्पन्न करेंगे तो उस स्थिति में ये दूषी विष की संज्ञा पाएंगे। और जब ये दूषी विष की संज्ञा पाएंगे तो उस स्थिति में उसके पूर्व रूप भी आएंगे, उसके लक्षण भी आएंगे, और वो लक्षण जो है वो फिर शरीर में तकलीफ देने वाले होंगे। दूषी विष दूषितम देश कालन दिवा स्वप्निर्भीषणशः यस्मात् दूष्यते धातुन तस्मात् दूषी विषम स्मृतम। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कोट है हमारे सुश्रुत आचार्य जी का कि चूंकि ये विष जो है वो देश काल अन्न और दिवा स्वप्न, दिन में सोने से बार बार धातुओं को दूषित करता है, इसलिए ये दूषी विष कहलाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में किसी भी तरह से पहुंचे हुए दूषी जब विभिन्न तरीकों से, जैसे देश काल अन्न दिवा स्वप्न, इनसे बार बार धातुओं को दूषित करते हैं तो ये दूषी विष की संज्ञा पाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको अपने आप को एक और नजरिए से सोचना होगा, विजन हमारा क्लियर करना होगा। दूषित देश अर्थात वल्नरेबल हैबिटेट, काल माने सीजनल वेरिएशन, अन्न माने टॉक्सिक फूड, दिवा स्वप्न माने डे टाइम स्लीप। अब वल्नरेबल हैबिटेट और सीजनल वेरिएशन ये कारण है दूषी विष के लिए जो धातुओं को दूषित कर रहा है। देश और काल को यदि हम समझने का प्रयास करें तो एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन के हम यदि इस संबंध में विचार करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ये फिट बैठ सकता है। एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, से फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, केमिकल प्लांट्स हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, न्यूक्लियर वेस्ट हो गए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गई, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अल्टीमेटली हमारे सीजन में वेरिएशन करने के लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है वो सीजन के ऊपर पड़ रहा है, और जब सीजन के ऊपर पड़ रहा है तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे कॉन्टामिनेशंस जो है वो घूम घाम करके हमारे आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अब जब ये इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं तो इनका इंटैक्ट कर ही रहे हैं।
जब इंटेक कर रहे हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे कहीं पर ये एक्यूमुलेट भी होते जा रहे हैं, और जब ये एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये शरीर में स्थित है और लिटेंट कंडीशन में पड़े हुए हैं, जो भी प्रकोपित नहीं हुए। इसी तरह से अब हम बात करते हैं अन्न की। ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे दूषित विष के लिए। अन्न में हम यहाँ पर जैसा कि डल्लन ने अपने टीका में लिखा है कि अन्न से उपलक्षणत्वात्, व्यवय, व्यायाम, क्रोध आदि, ये भी इसके अलग फैक्टर्स हैं। तो अन्न के साथ में हम इनको भी जोड़ लेते हैं, और अन्न के साथ में हम पेय पदार्थ को भी जोड़ लेते हैं, ड्रिंकिंग मटेरियल्स को भी जोड़ लेते हैं। अब जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज के समय में जो फूड का कल्टीवेशन हो रहा है, इस फूड के कल्टीवेशन में बहुत सारे केमिकल मैन्योर्स का उपयोग किया जा रहा है। केमिकल मैन्योर्स का उपयोग सोच समझ करके होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो फार्मर है, ये फार्मर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है वो केमिकल मैन्योर का प्रयोग किस तरह से कर रहा है हमको आपको नहीं मालूम। हमारे सामने तो एंड प्रोडक्ट या फूड ग्रेन्स सामने है। अब ये कल्टीवेटेड फूड ग्रेन्स जो हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, एडल्ट्रेटेड है, यदि हम लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक इनका उपयोग करेंगे तो अल्टीमेटली जो है ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं संचित होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए जो है वो इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है, हर्बिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है, रोडेंटिसाइड्स इसके अंदर डाले जा रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीजें जो है वो इसमें डाली जा रही है, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनो कार्बोनेट कंपाउंड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड भी हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो रहा है फूड ग्रेन्स के साथ भी। अब जैसे एक CERC अहमदाबाद की एक सर्वे रिपोर्ट थी, इस सर्वे रिपोर्ट में ये पाया गया कि गेहूं की जितनी भी ब्रांड्स अवेलेबल उस दौर में थे, जब इन्होंने सर्वे किया था, सभी ब्रांड्स में जो है वो लिंडेन पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह से मैक्सिमम फूड ग्रेन्स में या व्हीट फ्लोर में DDT, एल्ड्रिन, डाई एल्ड्रिन, इथियोल एटसेट्रा जो है ये कई सैंपल्स में पॉजिटिव पाया गया। तो अल्टीमेटली जाएंगे कहाँ? ठीक है, यदि एक्सक्रीशन हो गया तो ठीक है। अब हम इसको यदि हम बायो एक्यूमुलेशन से जोड़े तो ये बायो एक्यूमुलेशन का सिद्धांत प्रिंसिपल ही वैसा है कि जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, अल्टीमेटली जाने के बाद में ये एक कंडीशन तक जो है वो हमारे बॉडी में बने रहेंगे। उसके बाद में हमारी बॉडी इसको एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन यदि इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है तो क्या होगा? यदि इन टॉक्सिन्स का इनपुट ज्यादा है और एक्सक्रीशन कम है तो होगा ये कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर की धातुओं में जो है वो ये संचित होते रहेंगे, और जब धातु में संचित होते रहेंगे तो कभी न कभी जो है प्रकोपित भी इनको होना है। तो ये स्थिति तो हमारे सामने है। अब more than 90% of the samples have never been tested for their effects on human health. Though government agencies are aware of the health hazards of some ingredients, but still they are allowed to personal care products. गवर्नमेंट को ये सारी चीजें मालूम है कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो है ये हानिकारक प्रभाव जो है वो हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें मार्केट में चल रही है। अब जैसे ICMR की एक रिपोर्ट थी कि यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ पार्किंसंस डिसीज। देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल है, रिसर्च पेपर है। सिमिलरली ICMR का एक और रिपोर्ट था, इंटेंसिव पेस्टिसाइड्स यूज मे बी रिस्क फॉर द इम्पेयर्ड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें जो अभी हम देख रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है कि डिसीजेस के अलावा बाकी सारी चीजें जो हम ले रहे हैं एज ए टॉक्सिन, एज ए विष, स्थावर, कृत्रिम और जांग विष के अंश के रूप में ले रहे हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जा रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होकर के जो है वो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी को पैदा कर रही हो। और ये क्रॉनिक टॉक्सिसिटी
जो हमको अभी पता नहीं चल रही है, समय आने पर जो है ये एपिसोड्स में, जैसा भी जोगलेकर साहब ने भी कहा कि एपिसोडिक इनका नेचर होता है, कभी आई कभी गई, कभी आई कभी गई। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं जिनको हम आज के दौर में समझ सकते हैं। इसी तरह से अन्न और पेय पदार्थ की बात यदि हम कर रहे हैं तो फास्ट फूड, जंक फूड, इनका जो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन है ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम अपने बच्चों को इन सारी चीजों को ला करके दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो टीवी में ऐड देख रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों में जो एडिटिव्स मिले हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिले हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिले हैं, कलरिंग एजेंट्स मिले हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स मिले हैं, चिलेटिंग एजेंट्स मिले हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिले हुए हैं, ये एक्सक्रीट भी तो होना चाहिए बॉडी से। और यदि एक्सक्रीट नहीं होंगे तो ये जाएंगे कहाँ? जाएंगे वहीं जहां पर इनको जाकर के एक्यूमुलेट होना है, और अल्टीमेटली they will produce the long term effects like Dushi Visha. They will produce the long term effects of the Dushi Visha. Similarly, fruits, vegetables, poultry and milk, they are also contaminated with the high pesticide residues, much above the MRL, that is the maximum residual limit set by the Prevention of Food Adulteration Act 1954. तो ये जो MRL है, मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट है, इस लिमिट के बाहर भी बहुत सारी चीजों को जो है वो इस लिमिट के बाहर भी जो है वो इन सारी चीजों को जो है डाला जा रहा है, और ये पेस्टिसाइडल रेसिड्यूज हमारे फूड में, हमारे ड्रिंकिंग मटेरियल में आ रहा है। एक और सर्वे रिपोर्ट था, बीच में आया था कि जो बॉटल्ड वाटर है, पेप्सिको का एक्वाफिना, कोको कोला का किनले और नेस्ले का प्योर लाइफ, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द पेस्टिसाइडल रेसिड्यू इन ऑल द सैंपल्स। तो फूड तो छोड़ दीजिए, फूड के साथ साथ हमारे साथ में ये जो ड्रिंकिंग मटेरियल्स हैं, बेवरेजेस हैं, इन बेवरेजेस में भी जो है ये सारी चीजें डाली जा रही है फॉर देयर प्रिजर्वेशन। तो ये अल्टीमेटली ये जो केमिकल्स हैं, सिंथेटिक केमिकल मटेरियल्स हैं, टॉक्सिन्स के रूप में हमारे शरीर में आने के बाद में यदि एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं तो ये अल्टीमेटली धातुओं को दूषित करेंगे, कहीं ना कहीं संचित होंगे। अब ये जो दूषी विष है ये अल्पवीर्य है। ये जो दूषी विष है, ये जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में चले गए हैं, ये अल्पवीर्य होने के कारण प्राणी को शीघ्र तो मारेगा नहीं, लेकिन कफावृत होकर के शरीर में वर्षों तक बना रहता है। जैसा कि सुश्रुत ने कहा था, अपने इसमें लिखा हुआ है कि वीर्याल्प भवान निपातयेत कफावृत्तम वर्ष गणानुबंधी। कफ से आवृत्त होने के कारण ये वर्षानुवर्ष पर्यंत जो है उस शरीर में कष्ट देने वाले बने रहेंगे, कष्ट देने के लिए बने रहेंगे। अब थोड़ा सा डलहन की टीका को समझने का प्रयास करें। डलहन कहते हैं, इसको हम इस रूप में समझें कि अकॉर्डिंग टू द डलहन, रिटार्डेड पोटेंसी ऑफ द ऑल द 10 क्वालिटीज ऑफ द विषय इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेड एंड क्यूमुलेटिव और द क्रोनिक टॉक्सिसिटी इन द बॉडी। retarded potency of the 10 qualities of the visha। एक अरुण दत्त अष्टांग हृदय के जो कमेंटेटर हैं, उन्होंने 2 शब्द दिए हैं, अविभाव्य मान और वर्ष गणानुबंधी। कहने का मतलब यह है कि अविभाव्य which means that it is not traceable due to the आवरण by कफ दोषा, और वर्ष गणानुबंधी is due to its ability to remain in the system for the years together, लंबे समय तक बना रहता है। और चक्रपाणी जी ने तो लिख ही दिया अपने कमेंट्री में कि दूषी विषय इज एज गुड एज कालांतर प्रकोपी विषम दूषी विषम, मीन्स इट मैनिफेस्ट द सिम्टम्स आफ्टरवर्ड्स। तो एक चीज और हमारे सामने क्लियर हुई कि इस तरह से हमारे बॉडी में आए हुए जो दूषी विष है, दूषी है,
ये जब धातुओं को दूषित करेंगे, जो दूषित विष की संज्ञा पाएंगे, तो ये लंबे समय के बाद में हमारे शरीर में तकलीफ देंगे। और लंबे समय के बाद में ये तकलीफ देंगे कहने का मतलब ये कि सबसे पहले रक्त को दूषित करेंगे, रक्त के बाद में वातडीय दोषों को दूषित करेंगे, उसके बाद में आशय को दूषित करेंगे, उसके बाद में हृदय तक पहुंच जाएंगे। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु, इन धातुओं के धातु प्रदोषज रोग और धातु प्रदोषज रोगों से होने वाली बीमारियां। तो इस तरह से ये शरीर में तब तक पड़े हुए हैं जब तक कि ये कफ से आवृत है। कफ से आवृत होना एक बार इनका हट जाएगा, उसके बाद में ये शरीर में जो है वो प्रकोपित होते रहेंगे। इसलिए ये शब्द लिखा गया है कि कफावृतम वर्ष गणानुबंधी। अब ये तो हुए दूषित विष जन्य कारण। अब दूषित विष प्रकोप कारण भी होना चाहिए कि वो कौन कौन से कारण है जिनके कारण जो है ये दूषित विष जन्य कारण जो है वो प्रकोपित हो जाएंगे। अब दूषित विष जन्य प्रकोप कारणों को जो है वो पुरवैया हवा के रूप में बताया गया है, देश प्रतिकूल देश के रूप में बताया गया है। नहीं, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूंगा कि प्रतिकूल देश, काल, आहार विहार, अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक मैथुन, मानसिक द्वंद्व, क्रोध आदि प्रतिकूल संवेगों के कारण जब ये दूषित विष जीर्ण हो जाते हैं तब मनुष्य की इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है, कमजोर पड़ जाती है। तो उस स्थिति में जो दूषित विष प्रकोपक कारण है, जैसे पूर्वईय हवा, धूप, शीत, वर्षा, बादल, अजीर्ण, शरीरस्थ आव विष